दिन हम लोग टॉपिक फोर्थ में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किए थे और उसमें बताए थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन तमाम की नियुक्ति, उनके अधिकार क्षेत्र आदि के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसी में थोड़ा सा एक दो जो महत्वपूर्ण बातें थी जो सबको जानना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम लोग टॉपिक फिफ्थ में यानी द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द जुडिशियरी में बात करेंगे। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सरकार के जो अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। पहला में लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा में एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कैसे कानून बनता है और उसमें कौन मेंबर होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं। उसके बाद बड़ा व्यापक है वो भी। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा अंग जो है उसकी चर्चा की, जिसको हम लोग तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव के रूप में हम लोगों ने जाना। और इसी का एक दो पॉइंट्स हम चाहते हैं क्लियर करते हुए फिर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द जुडिशियरी यानी जो थर्ड ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज ऑल्सो nowadays the most important organ of the government. We will have to discuss about topic number 5th, the parliamentary government, the judiciary, under this topic. तो थोड़ा सा जो एक दो पॉइंट्स शेष था टॉपिक फोर्थ का, उस पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। एक वर्ड आया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको हम लोग कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये सामान्यतया विपक्षियों द्वारा लाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सरकार के कार्यों से जब विपक्षी असंतुष्ट होते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं। किंतु इसका मूल अर्थ जो है वह है कि यदि विपक्षी को लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, यदि विपक्षी को लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, अर्थात सरकार अल्पमत में आ गई है, वैसी स्थिति में ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर होते हैं या लीडर होते हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। ये कहां पर लाते हैं? तो सदन में लाते हैं। इसका मतलब कोई भी, आप हमेशा याद रखेंगे, मेजॉरिटी पार्टी की सरकार हो जाती है, उसके बावजूद विपक्षियों की यही दिली तमन्ना होती है कि किस प्रकार से शीघ्रातिशीघ्र सरकार गिर जाए या अल्पमत में आ जाए या उसके कुछ मेंबर को हम अपने खेमे में कर लें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन से, और हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकें, ताकि सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी तो नेचुरली वो क्या हो जाएगा, तो सरकार भंग हो जाएगी, ये गिर जाएगी। सच ए मोशन इज मूव्ड बाय ए मेंबर और द लीडर। हमने अभी अभी कहा था कि या तो विपक्षी का कोई नेता, सदस्य, या फिर उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दे इफ द मोशन इज कैरिड इट इंप्लॉयज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। यदि वह
लॉस खो चुका होता है। कौन चीज, क्या खो चुका होता है? तो कॉन्फिडेंस। कहां पर? सदन में। तो वैसी स्थिति में सरकार का गिरना तय हो जाता है, सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। तो अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन से तात्पर्य है कि जब विपक्षी द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाना सदन में, जब विपक्षी को लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव ला करके वोटिंग कराया जाता है, और वोटिंग कराने पर यदि सरकार लेस देन 50% ही समर्थन जुटा पाती है, तो इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। और जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उन्हें पल भर भी गवर्नमेंट में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है, सरकार को इमीडिएट रिजाइन करना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। तो इसे ही कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कभी कभी अभी जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो अल्पमत में जब सरकार आती है या अल्पमत के करीब में रहती है या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं रहती है, तो वैसी स्थिति में कुछ सांसदों को विपक्षी तोड़ जोड़कर अपने पक्ष में करने का या वोटिंग नहीं करने के लिए मना लेती है विपक्षी पार्टी, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस, यानी सरकार में हमें विश्वास नहीं है। इसका अर्थ होता है कि सरकार में हमें विश्वास नहीं है। तो इस स्थिति में सदन में यह साबित करना पड़ता है सरकार को कि नहीं, हमारे पास में बहुमत है, यानी मोर देन 50% वी हैव मेजॉरिटी, वी हैव सपोर्टर्स, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू लूज द गवर्नमेंट। यानी वैसी स्थिति में तो पता कैसे चलेगा, तो वोटिंग कराया जाता है। यदि सरकार को यह आभास हो जाता है कि हमारे ढेर सारे सांसद, हमारे ढेर सारे सदस्य विपक्षी में शामिल हो गए हैं, मिलीभगत हो गई है और हम बहुमत साबित नहीं कर सकेंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो सरकार वोटिंग कराने से पहले ही अपने मंतव्य को, विचार को, अपनी योजना को वो सदन में प्रस्तुत करते हैं, डिबेट होता है, विशद चर्चा होती है, और वोटिंग कराने से यदि सरकार को लगे कि वास्तव में अभी हमारे पास में अब बहुमत नहीं है, हमारे कुछ सांसद, हमारे कुछ सहयोगी दूसरी पार्टी में, दूसरे खेमे में चले गए हैं, वैसी स्थिति में वोटिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, फिर नए सिरे से सरकार बनती है, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। यानी भाव यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब विपक्षी को लगता है, सामान्यतः जब विपक्षी को लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है या सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति में अल्पमत नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध भी लगता है कि बहुमत भले ही सरकार हासिल कर ले, किंतु वो इस प्रकार से भी कभी कभी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है, यद्यपि विपक्षी को पता होता है कि बहुमत साबित हो सकता है। तो सरकार को के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए भी इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन सामान्यतः विपक्षी उनको जब लगता है कि वो सरकार के पास अभी अल्पमत या बहुमत नहीं है, इसी स्थिति में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। एक है स्टे मोशन, और एडजर्नमेंट मोशन।
इसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। यानी जब सरकार जब सदन चल रहा होता है, सामान्य रूप से सहज रूप से सदन चल रहा होता है, हमने पहले ही आप लोगों को कहा गया बताया है कि कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी बहस, किसी भी मुद्दे पर बहस किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, उसका शेड्यूल बना होता है, उसके लिए पूर्व सूचना दी जानी होती है, स्पीकर से अनुमति लेना होता है, उसके लिए 14 दिन या उससे एक सप्ताह के अंदर का समय होता है। जबकि आप लोगों को पता होगा स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये अल्पसूचक प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो उठाए जाते हैं, तो वो उसके लिए प्रक्रिया है, पद्धति जो पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो शेड्यूल बना हुआ है 15 दिन 20 दिन का, वो उस हिसाब से कार्यान्वित किए जाते हैं, सदन में कार्रवाई होती है, सदन चलता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण बातें सामने आ जाती हैं, कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण समस्या सामने आ जाती है जो बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करना, उस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना या उस पर निर्णय लेना। तो वैसी स्थिति में जो 15 दिन के लिए जो क्राइटेरिया है, 14 दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए जो क्राइटेरिया होती है कि पूर्व लिखित सूचना देनी होती है, सभी सदस्यों को इन्फॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में डिपार्टमेंट यानी जो जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उससे संबंधित मामला है तो उनके लिए जानकारी उनको दी जानी होती है, ताकि वो अपने उस विषय से संबंधित सभी आंकड़ों को अपने पास में कलेक्ट कर करके सदन में सही जानकारी प्रस्तुत कर सके। तमाम बातों के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। किंतु जब कभी बहुत विषम परिस्थिति या कभी बहुत अति आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, वैसी स्थिति में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती, तब एक स्टे मोशन यानी कि जो स्थितियां गतिविधियां चल रही है तत्काल उसको रोक देना, और क्योंकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अविलंबनीय महत्व के विषय होते हैं, लोक हित के लिए होते हैं, इसलिए उस पर तुरंत विचार करना होता है, सदन में प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए जो सामान्य प्रक्रिया से सदन चल रहा होता है उसको तत्काल रोक दिया जाता है, और जो अत्यंत अविलंबनीय लोक महत्व का विषय होता है उस पर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया में जब सदन चल रहा होता है उस कालखंड में जब कोई विशेष परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो सदन की उस सामान्य प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाता है, कुछ कालखंड के लिए रोक दिया जाता है, और जो महत्वपूर्ण बातें होती है जिसके लिए सदन को रोका जाता है उस पर चर्चा की जाती है, उस पर निर्णय लिए जाते हैं। इसे ही कहा जाता है स्टे मोशन या एडजॉर्नमेंट मोशन के रूप में जाना जाता है। ये दोनों वर्ड को बताना आवश्यक लगा, इसीलिए हमने इसको क्लियर कर देना चाहा। तो इस तरह से अब इसमें शेष बहुत ऐसा कुछ नहीं रह गया है टॉपिक नंबर 4 में। अब जो है ये अपना जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसमें जो थर्ड पार्ट है वो है जुडिशियरी। इस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, यानी टॉपिक नंबर 5। इसमें क्या है, हम पहले क्लियर कर दिए हैं कि सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, दोनों पर चर्चा हो गई है, और तीसरा जो है वह न्यायपालिका है। न्यायपालिका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार्यपालिका और विधायिका है, किंतु हम पहले ही बता दिए हैं हु मेक्स लॉज, that is a body who makes law, that is called legislative or legislature, and those laws who implement, वे सारे नियम जो उसको लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, that is called executive, कार्यपालिका कहलाती है। और तीसरी इकाई जो है, तीसरा अंग जो है, जो बेहद महत्वपूर्ण अंग है खास करके वर्तमान परिवेश में,
वह है द जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका में किसी प्रकार का विवाद न आ जाए, कार्यपालिका और विधायिका में किसी प्रकार का विवाद न हो जाए, इसके समाधान के लिए तथा जो नियम विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, जो नियम कार्यपालिका के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इन तमाम बातों पर निगरानी का कार्य जो होता है वह न्यायपालिका का होता है। और न्यायपालिका चूंकि कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल अलग होता है, इसको अलग रखा गया है। संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑर्गेन के रूप में रहेगा, जिस पर न तो विधायिका का किसी प्रकार का प्रेशर होगा और न ही कार्यपालिका का किसी प्रकार का प्रेशर होगा। इट इज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशियरी। यानी कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल अलग, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष एक इकाई है, एक ऑर्गेन है, जिसे हम न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। तो भारतवर्ष में न्यायपालिका का जो सिरमौर है, भारतवर्ष में न्यायपालिका की जो कड़ी है उसमें सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट आता है। न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था, देश की न्यायिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तीक्ष्ण प्रखर रूप से उस पर निगरानी करने के लिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण देश को अपने दिशा निर्देशन में रखता है और उन तमाम नियमों का, कानूनों का अक्षरशः पालन करवाने का कार्य न्यायपालिका करती है। यानी यही कारण है कि संविधान क्या है, वो कानूनों का, नियमों का एक संग्रह है। तो उन तमाम नियमों का, कानूनों का अक्षरशः पालन कार्यपालिका विधायिका के द्वारा हो रहा है अथवा नहीं, इन सारी बातों पर पैनी नजर होती है न्यायपालिका की। यानी न्यायपालिका सभी नियम कानून को अक्षरशः लागू कराने का कार्य करती है और विधायिका तथा कार्यपालिका में किसी प्रकार का यदि विभेद होता है, मतांतर होता है, उस पर निराकरण का फैसला देने का कार्य करते हैं और वह न्यायपालिका जो निर्णय दे देती है, न्यायपालिका वो किसी भी दोनों पक्ष के लिए वह मान्य होता है। उससे अलग हट करके कोई भी कार्य सरकार भी कार्य नहीं कर सकती है और न ही किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस प्रकार से कदम उठाए जा सकते हैं जो नियम के, कानून के विपरीत हो, उल्लंघन में हो। तो न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई सुप्रीम कोर्ट है भारतवर्ष में और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ अधिकांश राज्यों में हाई कोर्ट है और कुछ एक राज्य है जिनका जो छोटा छोटा राज्य है वहां पर 2-3 राज्य मिला करके एक हाई कोर्ट है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में सभी हाई कोर्ट्स कार्य करता है और हाई कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका एक कड़ी होती है जिस कड़ी पर ओवरऑल संपूर्ण रूप से जो संचालन का कार्य होता है, गतिविधियों को सुनिश्चित करने का कार्य होता है, वह सुप्रीम कोर्ट का होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सुप्रीम होते हैं, यदि प्रमुख होते हैं, उनको हम चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। आर्टिकल
124 याद रखेंगे आप लोग। ये भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है, न्यायपालिका में जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति, उनके अधिकार कार्य क्षेत्र की जो चर्चा हुई है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है, शेड्यूल 3 के क्रम में। यानी तीसरे शेड्यूल में आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति और उसके अधिकार कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। पहले प्रारंभ में जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, जस्टिस की संख्या कम थी, किंतु बाद के कालखंड में क्रमशः देखा गया कि इसकी अनिवार्यता थी, काजी की व्यापकता के कारण इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए और यही कारण है कि वर्तमान में भारतवर्ष में जो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना सिंगल, उसमें कुल 33 जजेज हैं और एक जज जो है वह चीफ जस्टिस के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के 34 जजेज हैं। तो इनकी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मैंने पहले ही कह दिया है कि राष्ट्रपति ऐसे सभी हाईली टॉप मोस्ट क्लास के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता है कि सरकार के सलाह पर ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में 34 सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जस्टिस यानी जजेज हैं और अभी वर्तमान में जो 47वां यानी 47 चीफ जस्टिस जो है वो शरद अरविंद बोबडे और शेष 33 अन्य जजेज हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 46वां जो बहुत वही महत्वपूर्ण कोर्ट निर्णय लिया था, सैकड़ों वर्ष पुराना विवाद जो था मंदिर, अयोध्या के मंदिर को लेकर के, और रंजन गोगोई ने, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने निर्णय लिया था और अब वो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं। उन्होंने अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे जी हैं। आर्टिकल 124 के अंतर्गत शेड्यूल 3 में चीफ जस्टिस के नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र आदि की विशद चर्चा हुई है। तो हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे कि जुडिशियरी कैसे फंक्शनिंग में रहता है, कैसे संपूर्ण देश के स्तर पर कार्य करती है इस प्रकार से। तो जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, फिर एक चीफ जस्टिस हो गया और फिर अन्य जस्टिस की नियुक्ति, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स है, उसके क्या अधिकार कार्य क्षेत्र है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इन सारी बातों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप लोग टॉपिक 5th को पढ़कर आएंगे, जिसके द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो जुडिशियरी आता है, इसको हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे। आपको याद है, आप लोग जानते होंगे कि अपना देश जो फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सेंट्रल लेवल की सरकार कार्य करती है और राज्य स्तर पर की भी सरकार करती है, किंतु दोनों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्यों का संचालन करती है सामान्य स्थिति में। तो हम इन सारी बातों पर अगले दिन अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।